हेलो एवरीवन, दिस इज सीएस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। और आज की इस क्लास के अंदर हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है कंपनी लॉ। पर हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लास कंपनी लॉ। आज की क्लास के अंदर हमारा जो चैप्टर रहेगा वो है बोर्ड कॉम्पोजिशन, एंड पावर ऑफ द बोर्ड। आज की क्लास के अंदर हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है बोर्ड कॉम्पोजिशन एंड द पावर ऑफ द बोर्ड। क्या होता है बोर्ड, क्या होता है बोर्ड कॉम्पोजिशन, क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये सारा हम इसमें बात करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या प्रोविजंस, किस बारे में हम बात करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली बात करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे विजिल मैकेनिज्म क्या होता है, बोर्ड की कमेटीज के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? बोर्ड कमेटीज के बारे में, बोर्ड कमेटीज के बारे में। बोर्ड कॉम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे, बोर्ड कॉम्पोजिशन। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होती है। ऑमनिबस अप्रूवल क्या होती है, ऑमनिबस अप्रूवल। तो काफी सारे इसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? और इंटर कॉर्पोरेट लॉ, इंटर कॉर्पोरेट लॉ। क्लियर है? तो इसके बारे में बेसिकली हम बात करेंगे। बोर्ड कॉम्पोजिशन, बोर्ड की कमेटीज जैसे कि ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी, शेयर होल्डर कमेटी, सीएसआर कमेटी। काफी तरह की कमेटीज होती है बोर्ड के अंदर जिसमें हम बात करेंगे। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर हम बात करेंगे ना। इंटर कॉर्पोरेट लोन, इन्वेस्टमेंट गारंटी के बारे में बात करेंगे। तो ये हम इसमें सारा डिस्कशन करके आप चलेंगे। क्लियर है? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या रहेगा इसमें? अगर मैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करूं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सबसे पहले तो कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 177 से लेके सेक्शन 188 जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बात करता है, जो पावर्स के बारे में बात करता है, जो इंटर कॉर्पोरेट लोन, इन्वेस्टमेंट गारंटी के बारे में बात करता है। समझ आ गई? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में बात करता है, वो पढ़ेंगे हम इसमें। उसके बाद इसमें हम बात करेंगे रूल्स की। कौन से रूल? कंपनीज, कंपनी मीटिंग ऑफ बोर्ड, कंपनी मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर रूल, एंड इट्स पावर रूल। इसके बारे में बात करेंगे 2014। फिर हम बात करेंगे इसमें और क्या है, कौन से कंप्लायंस हमें करने पड़ते हैं। सेबी एलओडीआर, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015, और साथ में ही सेक्रेटरीजल स्टैंडर्ड SS1 एंड SS2। SS1 फॉर बोर्ड मीटिंग के लिए, SS2 फॉर जनरल मीटिंग के लिए। क्लियर है? अब बात करते हैं आगे, यहां से बात करते हैं बोर्ड कॉम्पोजिशन। बोर्ड कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर कौन होना चाहिए, कौन डायरेक्टर होना चाहिए? आता है बोर्ड कॉम्पोजिशन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर कौन बन सकता है डायरेक्टर, कौन पर्सन होगा वो?
तो हमने बात की थी लास्ट क्लास में भी, ओनली इंडिविजुअल, ओनली इंडिविजुअल हैज डायरेक्टर, सिर्फ इंडिविजुअल ही डायरेक्टर बन सकता है। हमने सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 में बात की थी, ओनली इंडिविजुअल कैन बिकम अ डायरेक्टर, जो कि डायरेक्टर की भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सेक्शन 2 क्लोज 34 में, सेक्शन 2 क्लोज 34 में, जो हमने बात किया था कि डायरेक्टर मींस डायरेक्टर अपॉइंटेड इन द बोर्ड ऑफ द कंपनी, देयरफॉर इंडिविजुअल हु इज अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी इज अ डायरेक्टर। मतलब ये कहना चाह रहा है इंडिविजुअल जो है, जो बोर्ड के अंदर अपॉइंट होता है, इंडिविजुअल हु अपॉइंटेड इन द बोर्ड, इंडिविजुअल हु अपॉइंटेड इन द बोर्ड, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है डायरेक्टर, उसको क्या बोला जाता है? डायरेक्टर। एंड ग्रुप ऑफ डायरेक्टर जो होता है, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोर्ड ऑफ बोलते हैं, बोर्ड ऑफ बोलते हैं। क्लियर है? Thus, a director is a person appointed to perform the duty and function of director of the company in accordance with the provision of Companies Act. क्लियर है? अब बात आती है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए। ऑलरेडी हमने पढ़ा भी हुआ है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए, इसकी बात करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की हम यहाँ पे बात करते हैं, कितने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे होने चाहिए। अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं, पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। क्लियर? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 2 होने चाहिए। 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 1 होना चाहिए। क्लियर है? Regulation 17 of the SEBI LODR regulation 2015 prescribe that the board of director of top 1000 listed entity and the top 2000 listed entity shall comprise of not less than 6 director। मतलब ये कहना चाह रहा है जो रेगुलेशन 17 है ऑफ सेबी, किसका? सेबी एलओडीआर का, ऑफ सेबी एलओडीआर prescribe that the board of director of top 1000 listed entity, board of director of top 1000 listed entity and top 2000 listed entity, ये तो 1 अप्रैल 2019 से और ये 1 अप्रैल 2020 से, इन कंपनी के अंदर क्या होना चाहिए? इन कंपनी के अंदर कम से कम 6 डायरेक्टर होने चाहिए। इन कंपनी के अंदर कम से कम कितने डायरेक्टर होने चाहिए? मिनिमम, मिनिमम कितने डायरेक्टर होंगे? 6 डायरेक्टर। क्लियर है? इनमें मिनिमम कितने डायरेक्टर होंगे? 6 डायरेक्टर, मिनिमम 6 डायरेक्टर। क्लियर है? समझ आ गई? एनी डाउट? आगे बात करते हैं। अब होता है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी। सेक्शन 378 क्लोज बी प्रोवाइड दैट एवरी प्रोड्यूसर कंपनी, ये कहना चाह रहा है कि प्रोड्यूसर कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए प्रोड्यूसर कंपनी में। तो सेक्शन 378 का क्लोज जो ओ है वो कहता है कि प्रोड्यूसर कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर जो होंगे वो होंगे 5 एंड मैक्सिमम डायरेक्टर जो होंगे वो होंगे 50। क्लियर है? प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ इंटर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर मैं बात करूं इंटर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की,
incorporated as a producer company. Such company may have more than 15 director for a period of 1 year from the date of its incorporation. कोई भी क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, इंटर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर इनकॉर्पोरेट हुई है एज अ प्रोड्यूसर कंपनी, यहाँ पे ये बात कर रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है ये बात करते हैं। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है इंटर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर कोई भी इंटर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एज अ प्रोड्यूसर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, तो इस कंपनी का जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर है, जो डायरेक्टर जो है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर तो 5 रहेंगे और मैक्सिमम जो है वो 15 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मोर देन 50 फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल के लिए, from the date of its incorporation as producer company. Further, the member who signed the memorandum article may designate therein the board of director not less than 5 who shall govern the affair of producer company. मतलब ये कहना चाह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कितने होने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ जो सब्सक्राइबर होंगे जिन्होंने मेमोरेंडम में साइन किया, जिन्होंने एमओए में साइन किया, जिन्होंने एओए में साइन किया, वो कितने होंगे, वो बोर्ड में डेजिग्नेट होंगे एटलीस्ट 5, जो क्या करेंगे, जो मैनेज करेंगे द अफेयर ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी, द अफेयर ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी। क्लियर है। The election of director shall be conducted within a period of 90 days of the resignation of the producer company. मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो डायरेक्टर का इलेक्शन होगा, जो इलेक्ट किए जाएंगे, तो रजिस्ट्रेशन जो होगा प्रोड्यूसर कंपनी का, एक बार जब प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो उसके 90 डेज के अंदर अंदर डायरेक्टर का क्या होगा, इलेक्शन होगा, चुने जाएंगे डायरेक्टर। Furthermore, in case of interstate cooperative society which has been registered as a producer company under subsection 4 of section 378J, in which at least 5 directors including the director continue in office under subsection 1 section 378 and hold office as such on the date of registration of such company, the provision of subsection shall have effect as if the word 90 days, the word 365 day has been substituted. ये कहना चाह रहा है कि जो इंटर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एज अ प्रोड्यूसर कंपनी क्या हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उनके डायरेक्टर का इलेक्शन कितने दिनों के अंदर अंदर होगा, 375 डेज के अंदर, 365 डेज के अंदर। क्लियर है। 365 डेज के अंदर अंदर उनका क्या होगा, इलेक्शन होगा। एनी डाउट, आगे बात करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, अब आता है, हमने ऊपर पढ़ा मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, अब बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की। अब आता है आगे मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, बात करते हैं। सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट परमिट मैक्सिमम ऑफ 15 डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड, कि एक कंपनी के बोर्ड के अंदर मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होंगे। सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 कहता है कि कंपनी के बोर्ड के अंदर मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होंगे। हाउएवर अ कंपनी में अपॉइंट मोर देन, कंपनी क्या कर सकती है, 15 से ज्यादा डायरेक्टर भी अपॉइंट कर सकती है, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। गवर्नमेंट एंड सेक्शन 8 कंपनी आर अलाउड टू अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर विदाउट पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। गवर्नमेंट कंपनी में और सेक्शन 8 कंपनी के अंदर 15 से ज्यादा डायरेक्टर उसके बोर्ड में हो सकते हैं, उसके लिए आपको कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है।
The central government has by special notification exempt government company and Section 8 company from the provision of Section 149 subsection 1 clause B and first provision of Section 149 subsection 1 notification dated 5 जून 2015 and 30 जून 2017। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होंगे, लेकिन हो सकते हैं 15 से ज्यादा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बट जो ये स्पेशल रेजोल्यूशन वाले प्रोविजंस हैं ये किसमें अप्लाई नहीं होते, ये गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 8 कंपनी में अप्लाई नहीं होते। क्लियर है? एक सेक्शन 8 कंपनी क्या कर सकती है, एक गवर्नमेंट कंपनी 15 से ज्यादा डायरेक्टर भी अपॉइंट करके यहाँ पर चल सकती है। आगे बात करते हैं। अब आता है हमारे सामने नंबर ऑफ डायरेक्टर फाइलिंग बिलो मिनिमम। अब ये आना चाह रहा है कि अगर, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर पब्लिक प्राइवेट कंपनी के केस में 2 होने चाहिए, पब्लिक कंपनी के केस में 3 होने चाहिए। अगर जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर है वो लेस हो गए, मान लो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होने चाहिए लेकिन एक ही है, या पब्लिक में मिनिमम 3 होने चाहिए लेकिन 2 है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? If strength of director fall below statutory minimum prescribed in the act or article, the decision taken shall not be valid। ये कहना चाह रहा है कि भाई किसी कंपनी में अगर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कम हो जाए, है ना, तो सिचुएशन में क्या होगा? ये कहना चाह रहा है कि भाई जब डायरेक्टर कम थे और मान लो बोर्ड ने कोई रेजोल्यूशन पास किया, तो वो जो रेजोल्यूशन होगा वो वैलिड नहीं होगा। द डिसीजन टेकन शैल नॉट बी वैलिड if the article prescribe for higher limit or quorum than the higher number will have to be complied with. If number of director is as per the statutory minimum but less than as per the article, then also the decision taken shall not be valid for the court of quorum। ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर जो भी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर बता रखे हैं एक्ट के अंदर, आर्टिकल के अंदर, अगर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर से भी कम डायरेक्टर हो जाए, है ना, और कोई भी डिसीजन अगर लिया गया है तो वो डिसीजन उन क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। चाहे एक्ट में कितने भी मिनिमम नंबर ऑफ कोरम बता रखी हो, लेकिन आर्टिकल में आपने कहा, मतलब एक्ट के अंदर कहा कि प्राइवेट कंपनी को बोर्ड मीटिंग करने के लिए कम से कम 2 पर्सन चाहिए, 2 डायरेक्टर चाहिए, लेकिन आर्टिकल लिखता है कि भाई कोरम में कम से कम 3 होंगे। अगर वो कोरम से भी, मतलब ये कहना चाह रहा है कि आर्टिकल से भी कम हो, तो उस सिचुएशन में जो डिसीजन लिया गया है वो वैलिड नहीं होगा। क्लियर है? समझ आ गए? आगे बात करते हैं। अब आता है बोर्ड कॉम्पोजिशन इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। अब लिस्टेड कंपनी के बोर्ड के अंदर कौन कौन होगा? अब हम लिस्टेड कंपनी की बात करेंगे। Independence of board and its composition with a balanced mix of executive and non-executive director is prescribed। ये कहना चाह रहा है कि जो रेगुलेशन 17 है, ये कह रहा है कि जो हमारा रेगुलेशन 17 है, रेगुलेशन 17 क्या कहता है? जो हमारा रेगुलेशन 17 है, रेगुलेशन 17 के अंदर सेबी एलओडीआर का रेगुलेशन 17 कहता है कि जो लिस्टेड कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा उसके अंदर एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर
दोनों होंगे। The board of directors shall have optimum combination of executive non-executive director with at least one woman director and not less than 50% of the board of director comprised of not non-executive director। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक लिस्टेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होंगे और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होंगे एंड एट लीस्ट, ये कहना चाह रहा है कि एट लीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर होगी। और मिनिमम 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, है ना, समझ आ गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द टॉप 500 लिस्टेड entity required to have at least one independent woman director। ये कहना चाह रहा है कि भाई जो बाय 1 अप्रैल 2019 जितनी भी टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी हैं उनका क्या होगा, कम से कम एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होगी। एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी रिक्वायर्ड टू हैव एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर। 1 अप्रैल 2022 से अगर हम बात करें, 1 अप्रैल 2020 से सॉरी अगर हम बात करें तो कंपनी जितनी भी टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी हैं उनके बोर्ड के अंदर क्या होगा, उनके बोर्ड के अंदर एट लीस्ट एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होगी। क्लियर है, एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होगी। Where the chairman of the board of director is non-executive director। मान लो अब आता है, अगर कंपनी का जो चेयरमैन है, अगर जो बोर्ड का चेयरमैन है वो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, आगे बात करते हैं। अब चेयरमैन की बात आती है। If the chairman of the board is a non-executive director, अगर जो चेयरमैन ऑफ बोर्ड है वो क्या है, वो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, देन क्या होगा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वेयर द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देन एट लीस्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो क्या होगा, कम से कम 1/3, ये कहना चाह रहा है 1/3 ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 1/3 ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब टोटल बोर्ड का 1/3 जो होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। क्लियर है, अगर बोर्ड का चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो पूरे बोर्ड का 1/3 कौन होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। एंड वेयर द लिस्टेड एंटिटी डज नॉट हैव रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन, तो फिर क्या होगा, अगर चेयरपर्सन जो चेयरमैन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं है, तो फिर टोटल बोर्ड का देन एट लीस्ट 50% of the board, at least 50% of the board shall comprise of independent director, shall comprise of independent director। क्लियर है, यहां तक क्लियर है कि भाई बोर्ड के अंदर मतलब लिस्टेड एंटिटी के बोर्ड के अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होंगे, और 500 लिस्टेड एंटिटी 1 अप्रैल 2019 से
कम से कम एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर उनकी होगी। दूसरा, आगे बात करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जहां पर जो प्रोवाइडेड दैट, अब यहां पर हमने बात कर ली कि जो चेयरमैन होगा, चेयरमैन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, समझ आ गई, और कम से कम एक एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर होगी, and not less than 50% of the board of directors shall comprise of non-executive director. अब आगे बात करते हैं कि where the chairperson of the board of director is non-executive director, जहां पर जो चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जहां पर चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो 1/3 कौन होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, और where the listed entity does not have non-executive chairperson, तो at least half of the board of directors shall comprise of independent director, provided that where the regular non-executive director is a promoter of listed entity, ये कहना चाह रहा है कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो क्या है, प्रमोटर है लिस्टेड एंटिटी में, या रिलेटेड है किसी प्रमोटर से, पर्सन से, occupying the management position at the level of the board of director, तो at least level below the board of director, तो half, कि मतलब अगर कोई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है, लेकिन कोई चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, लेकिन उसका कंपनी के प्रमोटर से, या वो खुद कंपनी का प्रमोटर है, वो किसी भी तरह से कंपनी से रिलेटेड है, तो फिर भी क्या होगा, एटलीस्ट 50% बोर्ड में कौन होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंसिस्ट होंगे। क्लियर है, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन, अब हमारे सामने आती है एक्सप्लेनेशन। फॉर द पर्पस ऑफ क्लोज द एक्सप्रेशन रिलेटेड टू एनी प्रमोटर शैल हैव फॉलोइंग मीनिंग, if the promoter is a listed entity, it is director other than independent director, it is employee only shall be deemed to be related। ये कहना चाह रहा है
कि प्रमोटर जो है एक लिस्टेड एंटिटी है, तो इसके डायरेक्टर अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर कोई प्रमोटर, किसी कंपनी का कोई प्रमोटर जो है कोई लिस्टेड एंटिटी है, तो उसके डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को छोड़ के उसके एम्प्लॉय, उसके कोई भी नॉमिनी है, वो सारे के सारे रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। अगर प्रमोटर अनलिस्टेड कंपनी है, उसके डायरेक्टर, उसके एम्प्लॉय और जो नॉमिनी होंगे वो भी रिलेटेड माने जाएंगे। वेदर लिस्टेड कंपनी हैज आउटस्टैंडिंग स्पेशल राइट इक्विटी शेयर, at least half of the board shall comprise of independent director। अगर किसी लिस्टेड एंटिटी के कोई स्पेशल राइट इक्विटी शेयर है, तो उसके कम से कम हाफ जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। तो ये सारे का सारा बात करते हैं। नो लिस्टेड एंटिटी शैल अपॉइंट अ पर्सन or continue to directorship of any person as a non-executive director who has attained the age of 75 years, unless special resolution is passed to that effect, in which case of explanatory statement attached to the notice for such motion shall indicate the justification for appointed such person। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई भी लिस्टेड कंपनी में अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, किसी भी लिस्टेड कंपनी के अंदर अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, किसको, नॉन एग्जीक्यूटिव, अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा, तो फिर क्या होगा, तो उसकी जो एज होनी चाहिए वो एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, उसकी एज एटलीस्ट 75 ईयर्स होनी चाहिए। अगर 75 ईयर्स से ज्यादा के किसी पर्सन को आप क्या कर रहे हो, अपॉइंट कर रहे हो, अगर आप 75 ईयर्स से ज्यादा के किसी पर्सन को अपॉइंट कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन के अंदर फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। क्लियर है? तो ये सारे का सारा हमें बताया गया। आगे बात करते हैं। What is the difference between executive and non-executive director? अब बात आती है what is the difference between executive and non-executive director। अच्छा, executive director क्या होता है, बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है, या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है, या इन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब होता है जिसका डे टू डे मैनेजमेंट में, डे टू डे मैनेजमेंट के अंदर एक्टिव रोल रहता है, वो होता है एग्जीक्यूटिव। अब आता है नॉन एग्जीक्यूटिव। नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी सिंपली मीन्स अ पर्सन नॉट होल्डिंग पोजीशन ऑफ एग्जीक्यूटिव इन द कंपनी। सच अ डायरेक्टर मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, इनका कंपनी के अंदर कोई एक्टिव रोल नहीं होता, इनका कंपनी के अंदर किसी भी तरह से कोई भी एक्टिव रोल नहीं होता। तो फिर ये क्या हो सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हो सकते हैं और नॉन इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द अदर हैंड मींस अ डायरेक्टर अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, एंड is one who fulfill the criteria laid down under the section 149 of the Companies Act, in addition to criteria laid down in Regulation 16 clause sub regulation 1 clause B of the SEBI LODR। मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन किसमें दे रखी है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो डेफिनेशन हमें दे रखी है वो सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 में दे रखी है। उसका मतलब कि भाई कोई भी डायरेक्टर other than managing director, full-time director and nominee director, तो कौन होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। क्लियर है? All non-independent director need to be independent, but all independent director are known
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जरूरी नहीं कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, नहीं, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए पहले तो आपको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना जरूरी है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब हमारे सामने आता है अब हमारे सामने आता है नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। अब आता है यहाँ पे नंबर ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, limit on number of directorship. As per the provision of section 165 subsection 1 of the act, the maximum number of directorship एक पर्सन, एक डायरेक्टर, एक पर्सन, अ पर्सन, एक पर्सन ज्यादा से ज्यादा कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है? मैक्सिमम डायरेक्टरशिप इन एग्रीगेट इज 20 एट अ टाइम। एक पर्सन जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 कंपनीज के अंदर डायरेक्टर बन सकता है एक टाइम। मैक्सिमम डायरेक्टरशिप एक पर्सन पब्लिक कंपनी में, अगर मैं बात करूं, ज्यादा से ज्यादा 10 पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। दिस इंक्लूड डायरेक्टरशिप इन प्राइवेट कंपनी दैट आर आइदर होल्डिंग और सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी। क्लियर है? जो ये पब्लिक कंपनी, ये 10 पब्लिक कंपनी है, इसके अंदर कोई प्राइवेट कंपनी भी आएगी, या तो जो होल्डिंग कंपनी है किसी पब्लिक कंपनी की, या कोई सब्सिडरी कंपनी है किसी पब्लिक कंपनी की, है ना? For calculating the limit of directorship of 20 company, the directorship of dormant company shall not be included. अगर कोई पर्सन डोरमेंट कंपनी के अंदर डायरेक्टर है तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। ये 20 नंबर्स, जो 20 कंपनी है, इसकी लिमिट में इसको काउंट नहीं किया जाएगा। क्लियर है? आगे बात करते हैं। The member of the company may, however, by passing special resolution, the member of the company may, however, passing a special resolution, specify any lesser number of company in which director of the company may act as director. क्लियर है? आगे बात करते हैं। ये कहना चाह रहा है कि भाई द मेंबर ऑफ द कंपनी, द मेंबर ऑफ द कंपनी, द मेंबर ऑफ द कंपनी क्या कर सकते हैं? may, however, by passing special resolution, may, however, by passing special resolution, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं लिमिट को, specify such lesser number of company in which director of the company may act as director. Section 165 subsection 3 provide that any person holding office as a director in a company more than the limit specified in subsection 6 immediately before the commencement of act shall within a period of 1 year from the such commencement choose not more than specified limit of those company as company which he wish to continue to hold the office of director, resign his office as a director in the remaining company and intimate the choice made by him under clause A and each of the company in which he has holding the office of director before such commencement and to register having the jurisdiction in respect of each company। तो ये सारा करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई कंपनीज एक्ट 2013 के कमेंसमेंट होने से पहले 15 से 20 से ज्यादा कंपनी के अंदर डायरेक्टर रह चुका है, वो है डायरेक्टर, तो उसको चूज करना पड़ेगा कि किस कंपनी में वो डायरेक्टर रहेगा। और उसके बाद जितनी भी एक्स्ट्रा कंपनी है, मान लो वो 25 कंपनी में था, तो किसी 5 कंपनी में उसको रिजाइन करना पड़ेगा और इंटीमेट करना पड़ेगा कि किन कंपनी में वो एज ए डायरेक्टर कंटिन्यू करेगा। ये सारा उसमें बताया गया है। क्लियर है? जो ये 20 कंपनी की जो ये लिमिट है, ये सेक्शन 8 कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होती। समझ आ गई?
अब आता है पर्सनल लायबिलिटी। इन केस ऑफ पर्सन एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 165। मान लो एक पर्सन है, वो 20 से ज्यादा कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, अगर उसने सेक्शन 165 के प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया, ही शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 2000 रुपीस फॉर ईच डे आफ्टर हिज फर्स्ट ड्यूरिंग व्हिच ही वॉल्यूशन कंटिन्यू। मतलब जिस दिन उसने क्या किया, वॉल्यूशन कंटिन्यू किया, जिस दिन उसने ब्रीच किया, उस दिन उसको पेनल्टी लगेगी कितने की, 2000 रुपए पर डे की, और मैक्सिमम पेनल्टी 2 लाख तक की लग सकती है। इट इज द डायरेक्टर इज पर्सनल लायबिलिटी टू इंश्योर कंप्लायंस विद द लिमिट। और ये डायरेक्टर की, ये कंपनी की नहीं, ये डायरेक्टर की क्या है, पर्सनल लायबिलिटी है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है लिस्टेड कंपनी के लिए। क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट है लिस्टेड कंपनी के लिए, बात करते हैं। As per Regulation 17A of the SEBI LODR Regulation 2015, Director of listed company shall comply with the following condition with respect to the maximum number of directorship, including any alternate directorship that can be held by them at your point of time. Person shall not be a director in more than 8 listed entities with effect from 1st April 2019 and in not in more than 7 listed entities with effect from April 1, 2020. ये कहना चाह रहा है कि 1 अप्रैल 2019 से कोई भी पर्सन नॉट मोर देन 8 लिस्टेड कंपनी, किसी भी 8 लिस्टेड कंपनी से ज्यादा डायरेक्टर नहीं बन सकता, है ना। और 1 अप्रैल 2020 में इस लिमिट को कितना कर दिया गया है, इस लिमिट को 7 कर दिया। मतलब कोई भी पर्सन जो है वो 7 से ज्यादा लिस्टेड एंटिटी में एज ए डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता, प्रोवाइडेड दैट पर्सन शैल नॉट सर्व एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटी। Notwithstanding the provision, the above, notwithstanding the above, any person who is serving as a full-time director, managing director in any listed entity shall serve as independent director in more than 3 listed entity। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर कोई एक पर्सन किसी एक लिस्टेड एंटिटी के अंदर क्या है, फुल टाइम डायरेक्टर है या मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो वो 3 से ज्यादा नॉट मोर देन 3 लिस्टेड कंपनी से ज्यादा उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। समझ आ गई? आगे बात करते हैं। और यहाँ पे लिस्टेड एंटिटी का मतलब क्या है, whose equity share are listed on stock exchange। क्लियर है? समझ आ गई? रेगुलेशन 26 क्या कहता है, बात करते हैं। अब हमारे सामने आता है रेगुलेशन 26 ऑफ सेबी, रेगुलेशन 26 ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015। ये क्या कहता है, रिक्वायर दैट डायरेक्टर कैन नॉट बी अ मेंबर इन मोर देन 10 कमेटी और एज अ चेयरपर्सन ऑफ मोर देन 5 कमेटी क्रॉस all listed entity in which he she is a director which shall be determined as follow। ये कहना चाह रहा है कि भाई एक पर्सन जो है, एक डायरेक्टर जो है, वो 10 से ज्यादा कमेटीज में मेंबर नहीं बन सकता। और 5 से ज्यादा कमेटीज में चेयरमैन नहीं बन सकता। समझ आ गई? Across all listed entity in which he or she is a director, we shall determine as follows. The limit of committee on which a director may serve in public limited company, whether listed or not, shall be included, or all other company included private company, foreign company, high value debt listed company, and company under Section 8 of the
कंपनीज एक्ट 2013 shall be excluded। ये कहना चाह रहा है कि जब ये लिमिट हम कैलकुलेट करेंगे तो इसके अंदर हम लिमिट ऑफ कमेटी ऑन विच डायरेक्टर में सम इन ऑल पब्लिक लिमिटेड कंपनी whether listed or listed shall be included। ये जो भी पब्लिक कंपनी है उनको इंक्लूड किया जाएगा चाहे वो लिस्टेड हो या ना हो, लेकिन प्राइवेट कंपनी इंक्लूडिंग प्राइवेट कंपनी, फॉरेन कंपनी, हाई वैल्यू डेट कंपनी, ये सारी की सारी क्या होंगी, एक्सक्लूड होगी। एंड अदर कंपनी इंक्लूडिंग प्राइवेट कंपनी, फॉरेन कंपनी, हाई वैल्यू डेट कंपनी, ये सारी क्या होंगी, एक्सक्लूड होगी। फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिट, चेयरपर्सन एंड मेंबरशिप ऑफ ऑडिट कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशन कमेटी अलोन शैल बी कंसीडर। और जो ये लिमिट है, ये जो चेयरपर्सन और मेंबरशिप जो ऑडिट कमेटी की है, स्टेक होल्डर रिलेशन कमेटी की है, इनको क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब हमारे सामने आता है बोर्ड कमेटी। अब हमारा अगला टॉपिक आता है बोर्ड कमेटी। बोर्ड कमेटी की बात करते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बोर्ड कमेटी। अ बोर्ड, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बोर्ड कमेटी। बोर्ड कमेटी, बोर्ड कमेटी की बात करते हैं। क्या कहता है बोर्ड कमेटी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर है? बोर्ड कमेटी क्या होता है? बोर्ड कमेटी इज अ स्मॉल वर्किंग ग्रुप आइडेंटिफाइड द बोर्ड। बोर्ड कमेटी क्या होता है कि भाई डायरेक्टर्स को एक ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दे, एक स्मॉल वर्किंग ग्रुप। बोर्ड क्या कर देता है, डायरेक्टर को एक ग्रुप बना देता है जो स्पेसिफाइड एरिया में एक्सपर्टाइज होते हैं, जो किसी एक वर्क में एक्सपर्टाइज होता है, उस वर्क से रिलेटेड कमेटी बना देता है ना। A board committee is a small working group identified the board consisting of board members for the purpose of supporting the body's work. Committee are generally formed to perform some expertise work. Members of the committee are expected to have expertise in specified field. These committee prepare the groundwork for decision making and report at the subsequent board meeting. Committee enable better management of full body's time and along in depth security and focus attention. However, आगे बात करते हैं। However, the board of directors are ultimately responsible for the act of the, जो board of director होते हैं कमेटी के काम के लिए क्या होंगे, ultimately responsible होंगे। कमेटी के काम के लिए वो ultimately क्या होंगे, responsible होंगे, है ना। समझ आ गए? आगे बात करते हैं। board of director, however, the board of directors are ultimately responsible for the act of committee. Board is responsible for defining the committee's role and structure. The structure of the board and the planning of the paper is work, the board is work, and key element to effective governance. Established committee is one way of managing the work of the board, thereby strengthening the board governance role। मतलब ये क्या होता है, कमेटी क्यों बनाई जाती है, बोर्ड के काम को क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए, पूरे काम को मैनेज करने के लिए, बोर्ड को सपोर्ट करने के लिए कमेटीज बनाई जाती हैं। और बोर्ड कमेटी के हर एक एक्शन के लिए, कमेटी के हर एक काम के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। समझ आते हैं? फंक्शन क्या होते हैं बोर्ड कमेटी के, फंक्शन क्या होते हैं बोर्ड कमेटी के, बात करते हैं। फंक्शन ऑफ द बोर्ड कमेटी, फंक्शन ऑफ द बोर्ड कमेटीज। कमेटी ऑफन सेवरल डिफरेंट फंक्शन। अब इसके अलग अलग फंक्शन होते हैं। गवर्नेंस फंक्शन, गवर्नेंस फंक्शन, कोऑर्डिनेशन फंक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिसर्च एंड रिकमेंडेशन, तो ये फंक्शन होता है। गवर्नर फंक्शन के अंदर क्या होता है, इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेशन ऑफ ईच एंड एवरी डायरेक्टर इज नॉट पॉसिबल इन डिसीजन मेकिंग।
of the organization as a whole. ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कि हर एक डायरेक्टर के पास ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पूरे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके. Committee is given the power to make decisions, spend money and take action. Some or all such power may be limited or effectively unlimited. Member of the committee take decision keeping in view the interest of stakeholder. तो governance. दूसरा क्या है? Coordination. Where there is a large board, it is common to have committee with more specialized function for the better coordination. For example, audit committee, finance committee, compensation committee, etc. Wherein member meet regularly to discuss the development in the area. मतलब क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, इनका जो एरिया ऑफ फंक्शन होता है जो वाइड होता है, तो बोर्ड के पास इतना टाइम नहीं होता, इतना उनके पास वो नहीं होता कि वो पूरे का पूरा अलग अलग एरिया में टाइम डिवोट कर सके. तो वो क्या कर देते हैं, कमेटीज बना देते हैं, और जिसके पास जो एक्सपर्टाइज होती है जिस एरिया की, वो उसको उस कमेटी के अंदर मेंबर बना दिया जाता है, ताकि क्या हो, ताकि पूरा हर एक काम के ऊपर फोकस्ड हो. समझ आ गई. और थर्ड, रिसर्च एंड रिकमेंडेशन. कमेटी आर ऑफन फॉर्मल टू डू रिसर्च एंड मेक रिकमेंडेशन टू द पोटेंशियल एंड प्लान प्रोजेक्ट फॉर चार्ज. ये कहना चाह रहा है कि जो कमेटीज होती है ये क्या करती हैं, टाइम टू टाइम रिसर्च करती हैं, अपनी रिकमेंडेशंस देती हैं बोर्ड को, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए. तो ये सारा काम करने की कौन करता है, कमेटीज करती हैं, जिससे बोर्ड का काम क्या होता है, आसान होता है. आगे बात करते हैं पावर ऑफ. अब आगे हमारे पास आता है पावर ऑफ द बोर्ड टू फॉर्म कमेटी. हमारे सामने अब आता है पावर ऑफ द बोर्ड, पावर ऑफ द बोर्ड टू फॉर्म कमेटी. पावर ऑफ द बोर्ड टू फॉर्म कमेटी. क्लियर है? पढ़ते. पावर ऑफ द बोर्ड टू फॉर्म कमेटी. The board of director of the company derive from article of association of the company. जो पावर है बोर्ड की वो कहां से आती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी से आती है. द बोर्ड में सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट डेलीगेट एनी ऑफ इट्स पावर टू द कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ सच मेंबर और मेंबर ऑफ बॉडी एज इट थिंक फिट. एनी कमिटीज ऑफ फॉर्म शैल एक्सरसाइज पावर्स और डेलीगेटेड कंफर टू एनी रेगुलेशन दैट मे बी इम्पोज्ड बाय द. मतलब ये कहना चाह रहा है कि बोर्ड कोई भी पावर एक्सरसाइज करने के लिए अपनी पावर किसको दे सकता है, कंफर कर सकता है कमेटी को, है ना. तो ये सारा किसके पास पावर है, एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर होती है. वो अपनी पावर को क्या कर सकता है, कंफर कर सकता है, डेलीगेट कर सकता है किसी कमेटी को. वो जो भी कमेटी फॉर्म हुई है वो एक्सरसाइज करेगी पावर जो डेलीगेट उसको हुई है ना, और वो कंफर्म करेगी रेगुलेशंस को. क्लियर है? अब मैंडेटरी बोर्ड कमेटी क्या क्या होती है, कुछ कमेटीज होती हैं, उन कमेटीज के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है ऑडिट कमेटी. और सबसे पहले हमारे पास आता है ऑडिट कमेटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनना. ऑडिट कमेटी. ऑडिट कमेटी सेक्शन 177 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बात करता है. क्लियर है? ऑडिट कमेटी का सेक्शन क्या है, सेक्शन, ऑडिट कमेटी का सेक्शन क्या है, सेक्शन 177. क्लियर है? ऑडिट कमेटी is one of the main pillar of the corporate governance mechanism. The main function of committee is to oversight the financial disclosure. इसके फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ ऑडिट कमेटी. पहला, ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल डिस्क्लोजर. ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल डिस्क्लोजर. दूसरा, रिपोर्टिंग. तीसरा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट्स.
इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट। चौथा, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल, रेगुलेटरी कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट, रेगुलेटरी कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट, और बाकी क्या है, रिस्क मैनेजमेंट है। क्लियर है, रिस्क मैनेजमेंट। क्लियर है। It is main objective is to strengthen the confidence of stakeholder in the company financial statement and announcement, internal control process, risk management process। क्लियर है। तो ये सारे का सारा ऑडिट कमेटी है और ये सारे इसके फंक्शन है। अब ऑडिट कमेटी में कौन कौन होता है? ऑडिट कमेटी किसको कॉन्स्टिट्यूट करना मैंडेटरी है? सबसे पहले जो ये ऑडिट कमेटी के प्रोविजंस है, जो ये सेक्शन 177 है, जो ऑडिट कमेटी के प्रोविजंस हैं, किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं? ये एप्लीकेबल होते हैं एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी। दूसरा, ऑल पब्लिक कंपनी, ऑल पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर पब्लिक कंपनी जिसकी एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन, एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर डिपॉजिट 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो अगर ये कंपनी है तो इनके ऊपर ऑडिट कमेटी के प्रोविजंस लगेंगे। और ये जो हम चीज देखते हैं, जो पेड अप कैपिटल, जो ये टर्नओवर, ये हैज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। जो ये ऑडिट फॉलोइंग क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी शैल नॉट कवर फॉर द अबव पर्पस। कुछ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसके ऊपर ऑडिट कमेटी के प्रोविजंस नहीं लगते, तो वो कौन कौन सी हैं? जॉइंट वेंचर, wholly owned सब्सिडरी कंपनी, डोरमेंट कंपनी, इनके ऊपर ये प्रोविजंस नहीं लगते। आगे बढ़ते हैं। अब ऑडिट कमेटी में कौन कौन शामिल होता है? ऑडिट कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से रहता है? कॉम्पोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 177 ऑफ द कंपनीज एक्ट और प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन। मैं ये लिस्टेड कंपनी की बात है, यहाँ पे लिस्टेड कंपनी है और यहाँ पे पब्लिक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। क्लियर है। अब नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात करता हूं मैं। नंबर ऑफ डायरेक्टर की अगर मैं बात करूं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में सेक्शन 177 में मिनिमम 3 डायरेक्टर जो होंगे मेंबर होंगे। ऑडिट कमेटी के मिनिमम 3 डायरेक्टर दोनों सिचुएशन में मेंबर होंगे। कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए? ऑफ द टोटल मेंबर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नीड टू बी फॉर्म मेजॉरिटी एक्सेप्ट, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो मेजॉरिटी होगी इन 3 में, जो मेजॉरिटी होगी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। क्लियर है। और ये कहना चाह रहा है कि एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द ऑडिट कमेटी शैल बी इंडिपेंडेंट। इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी हैविंग द आउटस्टैंडिंग स्पेशल राइट इक्विटी शेयर, द ऑडिट कमेटी शैल ओनली कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर कंपनी के अंदर आउटस्टैंडिंग स्पेशल राइट इक्विटी शेयर्स है तो फिर उस सिचुएशन में जो ऑडिट कमेटी होगी उसके अंदर ओनली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। वैसे 2/3 होने चाहिए और इसमें कितने होने चाहिए? मेजॉरिटी। यहां तक क्लियर है।
उसके बाद अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में जो चेयरपर्सन होगा, द कंपनीज ऑफ 2013 डज नॉट प्रिस्क्राइब दैट द चेयरपर्सन ऑफ द ऑडिट कमेटी शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये कुछ नहीं बताता कंपनी से, लेकिन जो एलओडीआर है, रेगुलेशन 18 है, लिस्टेड कंपनी के लिए कहता है कि लिस्टेड कंपनी में जो ऑडिट कमेटी होगी उसका चेयरपर्सन जो होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। कौन होगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। यहाँ पर चलेगा। आगे बात करते हैं। अब एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, एजुकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, majority of member of the audit committee including chairperson must have ability to read, understand the financial statement। भाई उनके ये कहना चाह रहा है कि जो मेजोरिटी मेंबर होंगे ऑडिट कमेटी के, ये चेयरपर्सन जो होगा, उनके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ सके, उनको अंडरस्टैंड कर सके। ऑल मेंबर ऑफ द ऑडिट कमेटी नीड टू बी फाइनेंशियल लिटरेट एंड एटलीस्ट वन member of the audit committee shall have accounting or related financial management expertise. Presence in AGM and GM not provided in the Act. However, Secretary is standard to provide that either the chairman of the committee or any member of the committee authorized by the chairman of the committee can attend the general meeting. The chairperson of the audit committee shall be person at AGM to the answer the shareholder query. तो मतलब लिस्टेड कंपनी के केस में चेयरपर्सन पर्सनली प्रेजेंट होगा जो शेयर होल्डर की क्वेरीज का क्या कर सके, आंसर कर सके। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, अनलिस्टेड कंपनी की, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की, तो उसमें चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमेटी या तो खुद से या फिर जो मेंबर हैं वो क्या कर सकते हैं, जनरल मीटिंग में अटेंड कर सकते हैं। अब आता है सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी। भाई सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के केस में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन लिस्टेड कंपनी के केस में कंपनी सेक्रेटरी जो होगा वो कौन होगा, सेक्रेटरी ऑफ कमेटी हो यहाँ पर चलेगा। क्लियर है? वो कौन होगा, सेक्रेटरी ऑफ कमेटी हो यहाँ पर चलेगा। प्रेजेंस ऑफ अदर इन द मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी, द ऑडिट कमेटी कैन कॉल फॉर कमेंट ऑफ द ऑडिटर ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। कि भाई ऑडिट कमेटी की जो मीटिंग होगी वो उसमें ऑडिट कमेटी की मीटिंग में ऑडिटर को बुलाया जा सकता है जो क्या कर सके, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे कमेंट कर सके, स्कोप ऑफ ऑडिट पे कमेंट कर सके, है ना, इंक्लूडिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑडिटर, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम बिफोर द सबमिशन टू द बोर्ड एंड मे आल्सो डिस्कस एनी रिलेटेड इशू विद द इंटरनल कंट्रोल। अब आगे बात कर सकते हैं। यहां पर लिस्टेड कंपनी की ऑडिट कमेटी की मीटिंग में the audit committee at its discretion shall invite the finance director, head of the finance function, head of the internal audit, or representative of statutory audit, or any other executive to be present at the meeting of the committee, provided that occasionally the audit committee may meet without the presence of the any executive of the listed company. Meeting of the audit committee. As per Secretariat Standard 1, audit committee shall meet as often necessary subject to the minimum number and frequency prescribed by the law or any authority or has specified by the board। और ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि at least 4 times in a year or not more than 120 days shall be lapsed between the meeting। लिस्टेड कंपनी के केस में ऑडिट कमेटी की मीटिंग जो होगी वो साल में 4 बार होगी, लेकिन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के केस में क्या होगा, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 कहता है ऑडिट कमेटी शैल मीट as often when necessary subject to minimum number and frequency prescribed by the law। quorum of the meeting as per Secretariat Standard 1 unless otherwise stipulated in the act, article or under law, quorum for meeting of committee constituted by the board shall has may be specified the board। if no such quorum is specified, the presence of all the member of committee is necessary to form quorum। या तो आर्टिकल में स्पेसिफाई किया होगा, अगर नहीं किया गया तो जितने भी मेंबर हैं वो प्रेजेंट होंगे। 2 मेंबर इनके लिए बता रखा है, या तो 2 मेंबर या फिर 1/3 of total number of members whichever is greater with at least 2 independent director, वो कोरम होंगे। या तो 2 मेंबर या 1/3 of total number of member of the audit committee whichever is higher, और उसमें क्या होंगे, एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए मीटिंग में। क्लियर है? आगे बात करते हैं। पावर ऑफ ऑडिट कमेटी। व्हाट इज द पावर ऑफ ऑडिट कमेटी? Power of audit committee, the audit committee has authority to investigate into the matter in relation to the item specified in section 77 subsection 4
of that conferred to it by the board for the purpose shall, मतलब ये जो पावर है, जितने भी आइटम सेक्शन 177 सब सेक्शन 4 में बता रखे हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने की पावर किसके पास है? ऑडिट कमेटी के पास है। फॉर द पर्पस audit committee has shall have power to obtain professional advice from external sources and shall have full access to information contained in the report of the company। और लिस्टेड कंपनी के केस में ऑडिट कमेटी के पास क्या पावर है? ऑडिट कमेटी शैल हैव पावर टू इन्वेस्टिगेट एनी एक्टिविटी विद इन इट इज टर्म ऑफ सीक रेफरेंस सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी एम्प्लॉई obtain outside legal or other professional advice secure attendance of outsider with relevant expertise if it is considered necessary। तो ये सारी पावर किसके पास है? ऑडिट कमेटी के पास। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब हमारे सामने आता है यहाँ पे व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी के फंक्शन क्या है? अब हमारे सामने यहाँ पे आता है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ऑडिट कमेटी। फंक्शन ऑफ द ऑडिट कमेटी, अभी हमारे सामने आता है फंक्शन ऑफ द ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी के फंक्शन क्या है? सेक्शन 77 सबसेक्शन 4 फंक्शन किसमें बता रखे हैं? सेक्शन 177 सबसेक्शन 4 के अंदर। Every audit committee shall act in accordance with the term of reference। किसके द्वारा काम करेंगी? जो भी टर्म ऑफ रेफरेंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने दी है उसके अकॉर्डिंगली ऑडिट कमेटी काम करेगी। अब क्या क्या काम बोर्ड ऑफ जो ऑडिट कमेटी है वो करेगी? रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। भाई जितने ऑडिटर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, ऑडिटर के रेम्यूनरेशन से रिलेटेड, टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो भी रिकमेंडेशन है वो ऑडिट कमेटी देगी। रिव्यू करेगी, मॉनिटर करेगी, ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट। रिव्यू करेगी, मॉनिटर करेगी, ऑडिटर इज परफॉर्मेंस। एग्जामिनेशन करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ऑडिटर रिपोर्ट को। अप्रूवल और एनी सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ द कंपनी विद रिलेटेड पार्टी। स्क्रूटनी ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन एंड इन्वेस्टमेंट। वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग और एसेट ऑफ द कंपनी whenever it is necessary। Evaluation of internal finance control, monitor of the end use fund raised through public
ऑफर एंड रिलेटेड मैटर। तो ये सारी चीजें जो है ये कौन करेगा? ऑडिट कमेटी करेगी। ऑडिट कमेटी। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब आता है ऑमनिबस अप्रूवल। ये इंपॉर्टेंट है। ऑमनिबस अप्रूवल ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन क्या होता है, बात करते हैं। ऑमनिबस अप्रूवल फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। ऑमनिबस अप्रूवल फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। ये कहना चाह रहा है कि द ऑडिट कमेटी मस्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या कहना है यहाँ पर कि भाई ऑडिट कमेटी मस्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्पेसिफाई द क्राइटेरिया फॉर मेकिंग omnibus approval for related party transaction proposed to be entered into by company which need to include the following condition। ये कहना चाह रहा है कि भाई ऑडिट कमेटी जो है पहले बोर्ड की अप्रूवल लेगी, फिर उसके बाद अप्रूवल लेने के बाद वो स्पेसिफाई करेगी क्या? द क्राइटेरिया फॉर मेकिंग omnibus approval for related party transaction to be entered proposed to be entered into by the company which need to include the following कि maximum value of transaction aggregate which can be allowed under the omnibus route in a year। omnibus approval क्या होती है कि भाई एक साल के लिए कंपनी जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करेगी उन सब के लिए एक बार में अप्रूवल कंपनी ले लेगी, उसे बोला जाता है ऑमनिबस अप्रूवल। भाई जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एक साल में होंगी उन सब के लिए कंपनी क्या करेगी? पहले ही अप्रूवल ले लेगी, जिसको ऑमनिबस अप्रूवल कहा जाता है। इसका क्या क्राइटेरिया है? इसमें सबसे पहले तो मैक्सिमम वैल्यू कि भाई ज्यादा से ज्यादा आप कितनी वैल्यू का ट्रांजैक्शन करोगे जो ओमनिबस अप्रूवल में अलाउ किया जाएगा, है ना। मैक्सिमम वैल्यू पर ट्रांजैक्शन कितनी होगी? एक्सटेंड एंड मैनर ऑफ डिस्क्लोजर टू बी मेड टू ऑडिट कमेटी एट द टाइम ऑफ सीकिंग ओमनिबस अप्रूवल। आगे बात करते हैं। Review at such interval of audit committee has may deem fit related party transaction entered into by the company pursuant to the each of the omnibus approval bill transaction which cannot be subject to the omnibus approval by the committee। ये सारी की सारी चीजें कंसीडर की जाएंगी। Audit committee need to consider the following factor while specify the criteria for making omnibus approval। ये कहना चाह रहा है कि रिपीटेटिवनेस ऑफ ट्रांजैक्शन, justification for need of omnibus approval, audit committee shall satisfy itself on the need of omnibus approval for transaction of repetitive nature that such approval is in interest of company। Omnibus approval shall contain or indicate the following: name of the related party, nature and duration of transaction, maximum amount of transaction, the indicative base price, current contracted price and formula for valuation, any other information which is relevant for audit committee to take decision on the proposed transaction। उसके बाद omnibus approval shall be valid for a period not exceeding 1 year and shall require a fresh approval after the expiry of such financial year। Omnibus approval shall not be made for transaction in respect of selling and disposing of undertaking of company, any other condition as the audit committee specify। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। क्लियर है? समझ आ गई? आगे बात करते हैं।
आगे बात करते हैं। अब आता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, related party transaction other than section 188। related party transaction as per second provision to clause 4 of section 177 subsection 4 in case of transaction other than transaction referred in section 188 where audit committee does not approve the transactions, the company need to make recommendation to the board। जहां पर भी कोई अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को ऑडिट कमेटी ने अप्रूव नहीं किया तो फिर कंपनी क्या करेगी, रिकमेंडेशन किसको करेगी, बोर्ड को करेगी। ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग लेस देन 1 crore as per the third provision to clause 4 of section 177 subsection 4 in case of related party transaction involving any amount not exceeding 1 crore rupees is entered into by a director or officer of the company without obtaining approval of the audit committee and it is not ratified by the audit committee within 3 months from the date of transaction, such transaction shall be voidable at the option of audit committee and if transaction is with related party to the director or authorized by any director, the director concerned shall indemnify the company against the loss incurred। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन जो 1 करोड़ से नीचे की थी, कब अगर डायरेक्टर ने किसी कंपनी के साथ, किसी रिलेटेड पार्टी के साथ की है, लेकिन बोर्ड ने उसको अप्रूव नहीं, ऑडिट कमेटी ने उसको अप्रूव नहीं किया था, ना ही 3 महीने ट्रांजैक्शन की डेट से 3 महीने के अंदर अंदर उसको रेक्टिफाई अगर ऑडिट कमेटी ने किया तो वो ट्रांजैक्शन वॉइडेबल होगी। तो फिर उसमें ऑडिट कमेटी की मर्जी होगी, या तो ऑडिट कमेटी उसको क्या कर सकती है, अप्रूव कर सकती है या उसको वैलिड कर सकती है। समझ आ गई। अगर डायरेक्टर ने कोई भी ट्रांजैक्शन अपने रिलेटेड पार्टी से की है तो उस केस में अगर किसी दूसरे डायरेक्टर ने उसको ऑथराइज किया था तो वो डायरेक्टर क्या करेगा, कंपनी को किसी भी लॉस के लिए इंडेमनिफाई करेगा। क्लियर है। अब आता है ट्रांजैक्शन बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी। भाई अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस होल्डिंग कंपनी में और होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी के बीच में होती है तो इस तरह की ट्रांजैक्शन के लिए ऑडिट कमेटी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। समझ आ गई। आगे बात करते हैं, ये सारा पढ़ लेगा, आगे बात करते हैं। डिस्क्लोजर इन द बोर्ड रिपोर्ट सेक्शन 177 subsection 8 the composition of audit committee must be disclosed by the board by the company in its board report of in the year in case of board does not accept any recommendation of audit committee the same shall be disclosed in the board report along with the reason thereof। रोल क्या है, ये रोल आप पढ़ लेना, हमने जैसे ऊपर पढ़ा था वही का वही है। तो ये रोल आपकी सेल्फ रीडिंग के लिए है। क्लियर है। आगे बात करते हैं। ये हमारी थी कौन सी कमेटी, ऑडिट कमेटी। अब हमारी आती है नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी। अब हमारी कमेटी कौन सी आती है, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी। अब इसकी बात करेंगे हम। क्लियर है। अब नॉमिनेशन और रेम्युनरेशन कमेटी किस पर्पस के लिए होती है। The nomination and remuneration committee help the board in preparation relating to the election of member of the board of directors and of handling matter with the scope of responsibility that relate the condition of employment, remuneration of senior management and personal remuneration incentive scheme। मतलब जो ये नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी है ये किस रिलेशन में काम करती है, ये इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड रिकमेंडेशन देती है। सीनियर मैनेजमेंट के
मैनेजरियल पर्सनल के जो रेम्यूनरेशंस है, उनकी जो कंडीशंस ऑफ सर्विस है, उनके रिगार्डिंग क्या करती है, रिकमेंडेशंस देती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेम्यूनरेशन नॉमिनेशन कमेटी डिफाइन इन द nomination remuneration policy or term of reference of the nomination and remuneration document. The board of directors of the following company shall constitute nomination remuneration committee every listed company, हर एक listed company पे कोई भी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, और कोई भी ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका जो आउटस्टैंडिंग लोन, आउटस्टैंडिंग बोरिंग, आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स, डिपॉजिट्स 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा क्या, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। उसको क्या कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। क्लियर है?